गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एम्प्लॉयमेंट और उससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, आज की क्लास शुरू करें। लोग तरह तरह के कार्य करते हैं। कुछ लोग खेतों में कार्य करते हैं, कुछ लोग फैक्ट्रीज में कार्य करते हैं और कुछ लोग दुकानों में काम करते हैं और अन्य कार्यस्थलों पर कार्य करते हैं। कुछ लोग घरों पर कार्य करते हैं। आज घरों पे परंपरागत कार्यों के अलावा जैसे कि बुनाई, हस्तकलाओं के अलावा भी जो प्रौद्योगिकी से संबंधित खासकर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य भी होने लगे हैं, जिनमें है प्रोग्रामिंग कहना। ये संभव हो पाया है किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हो पाया है। और पहले फैक्ट्री में कार्य करने का मतलब होता था कि शहरों में बने फैक्ट्रीज में कार्य करने से है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने इतना युग बना दिया है कि व्यक्ति जो फैक्ट्री में बनाई जाने वाली वस्तुएं होती थीं उनको अब वो घर पर या गांव में ही बनाने लगा है। अब हम लोग बात करते हैं कि लोग कार्य क्यों करते हैं। तो व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में कार्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ लोग आजीविका के लिए काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों को उत्तराधिकार में ही बहुत सारी संपत्ति मिल जाती है। लेकिन सही संतोष व्यक्ति कार्य करके ही प्राप्त कर पाता है और उसी के माध्यम से उसे समाज में सही से सम्मान मिलता है। अगर वो स्वयं से कार्य करके जो भी पैसा है, धन संपत्ति है, कमा रहा है, तो उसे समाज में एक अलग पहचान मिलेगी और कार्य के माध्यम से ही हम अन्य व्यक्तियों से जुड़ते हैं सही अर्थों में। और इसके अलावा कार्य के माध्यम से हम देश के ग्रोथ में, उसके विकास में योगदान देते हैं और इस प्रकार से ये सही अर्थों में जीविका, या जिसको हम आजीविका बोलते हैं, आजीविका उपार्जन है। हम केवल अपने लिए काम नहीं करते, इसके अलावा जो हमारे ऊपर निर्भर हैं उनके लिए भी हम कार्य करते हैं और इसके माध्यम से हम एक तरह की उपलब्धि प्राप्त हुई ऐसा महसूस करते हैं कि हमने दूसरों के लिए कार्य किया। अब हम समझते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का अर्थ। तो इसको समझते हैं सही से। इट इज एन एक्टिविटी फ्रॉम विच ए पर्सन अर्न मीन्स ऑफ लिवलीहुड। ये क्या है? एक गतिविधि है और जिसके माध्यम से व्यक्ति कुछ कमाता है। किसके लिए? अपनी जीविका के लिए कुछ कमाता है। यानी एक ऐसी एक्टिविटी, और ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है और ये क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जिसके माध्यम से या जो व्यक्ति है वो इसलिए करता है ताकि उसे क्या हो, जीविका के लिए कुछ प्राप्त हो सके। तो रोजगार का यहाँ क्या अर्थ हुआ? ऐसी गतिविधि जो जीविका प्रदान करने के लिए कुछ कमाए, उस तरह की एक्टिविटी को एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अब हम लोग समझते हैं मीनिंग ऑफ वर्कर, यानी जो श्रमिक हैं वो कौन होते हैं। जब एक किसान कार्य करता है तो वो खाद्यान्न उत्पादित करता है और अन्य रॉ मटेरियल जो अन्य सेक्टरों के लिए काम आता है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मान लीजिए किसान के द्वारा कपास का उत्पादन किया जा रहा है, वही कपास जो भी कपड़ा मिले हैं वहाँ कच्चे माल के रूप में उपयोग होगा और उसके माध्यम से हथकरघों से कपड़ा बनाया जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जीडीपी होता है वो एक निश्चित किसी इकोनॉमी की जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है उसमें एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती हैं और उनकी बाजार कीमत को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। तो हम समझते हैं कि जो भी वर्कर है, श्रमिक है, वो कौन होता है। जीडीपी में योगदान देने वाली सभी क्रियाओं को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाले वो सभी व्यक्ति जो जीडीपी में योगदान दे रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? श्रमिक कहलाते। इनमें से कुछ लोग किसी वजह से कुछ समय के लिए कार्य नहीं भी कर सकते, फिर भी उन्हें श्रमिक ही कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए उनका स्वास्थ्य खराब हो गया या कोई त्यौहार की वजह से, खराब मौसम की वजह से वो फिलहाल में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पहले काम करते थे,
उन्हें भी क्या माना जाएगा, श्रमिक माना जाएगा। यानी जो उत्पादक कार्यों में संलग्न होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उन सभी व्यक्तियों को इकोनॉमिक एक्टिविटी के माध्यम से कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं जीडीपी में, उन सभी व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, श्रमिक कहा जाता है। तो हम इसकी अच्छे से मीनिंग समझ लेते हैं। ये वर्कर इज इन इंडिविजुअल, यानी वर्कर एक व्यक्ति होता है, हु इज एंगेज्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो किसमें संलग्न रहता है, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, या इसी को बोल सकते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटी। टू अर्न ए लिविंग, यानी किसके लिए कमा रहा होता है, अपनी जीविका के लिए, या इसी को कह सकते हैं ये वर्कर और इन इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाई रेंडरिंग हिज सर्विस। तो वर्कर या इंडिविजुअल जो इन्वॉल्व रहता है उत्पादक गतिविधि में और उसके माध्यम से वो क्या कर रहा होता है, देश की जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें योगदान दे रहा होता है, उसी को वर्कर कहते हैं। तो वर्कर किसके लिए कार्य कर रहा होता है, वो इसलिए कार्य कर रहा होता है कि उसको कुछ मिल सके, किसके लिए, अपनी जीविका के लिए। और वो जो कार्य कर रहा होता है वो कैसी एक्टिविटी होती है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है। इसका मतलब है कि उसके उस एक्टिविटी के माध्यम से कुछ देश में जो गुड्स एंड सर्विस हैं वो बढ़ती हैं, इंक्रीज होती हैं, और इस प्रकार से जीडीपी में भी ग्रोथ या वृद्धि देखने को मिलती है, योगदान देखने को मिलता है। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आमतौर पर हम लोग सोचते हैं कि किसी एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को जो भी पारिश्रमिक दिया जाता है उसी व्यक्ति को हम श्रमिक बोलते हैं और वर्कर बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ भी जो व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, यानी अपना कार्य कर रहे होते हैं, वो भी वर्कर ही कहलाते हैं, वो वर्कर की श्रेणी में आते हैं। तो हम लोग समझते हैं अब टाइप ऑफ वर्कर, यानी श्रमिकों के प्रकार। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, यानी जो व्यक्ति अपना स्वयं का कार्य कर रहे होते हैं, स्वरोजगार में होते हैं, वैसे श्रमिक। तो इनको समझते हैं कि ये कौन होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर आर द पीपल वर्किंग इन देयर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, यानी ऐसे वर्कर, ऐसे लोग जो कार्य कर रहे होते हैं किसका, अपना, यानी ऑन बिजनेस में लगे हुए हैं या प्रोफेशन में लगे हुए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को स्वरोजगार में लगा हुआ व्यक्ति कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक किसान अपने खेत में कार्य कर रहा है स्वयं के, तो वो किस तरह का एम्प्लॉयमेंट में लगा हुआ है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगा हुआ है, यानी वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कहा जाएगा। और इसके साथ साथ कह सकते हैं कि जो आप मार्केट में जाते हैं उनकी जिनकी स्वयं की दुकान होती है वो भी व्यक्ति स्वरोजगार व्यक्ति ही हैं। अब हम लोग बात करते हैं हायर्ड वर्कर, इनके बारे में समझते हैं सही से। हायर्ड वर्कर आर द पीपल हायर्ड बाई अदर्स एंड आर पेड और सैलरी एज ए रिवार्ड फॉर देयर सर्विस। जो भी हायर्ड वर्कर हैं उनको बोला जाता है हायर्ड वर्कर तब जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपनी सर्विस के लिए, अपने यहाँ काम कराने के लिए कुछ मजदूरी या सैलरी के माध्यम से लगाता है, तो इस तरह का जो भी वर्कर कहलाएगा वो हायर्ड वर्कर कहलाएगा। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट के कर्मचारी हुए, तो गवर्नमेंट यहाँ एक तरह से एम्प्लॉयर है और उसके जो कर्मचारी हैं वो एम्प्लॉई हैं। तो उस तरह के जो वर्कर होंगे वो हायर्ड वर्कर होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने या कोई कह सकते हैं एक फैक्ट्री के मालिक ने जो भी मजदूर लगाए हैं, तो जो मजदूर होंगे वो सब हायर्ड वर्कर की श्रेणी में आएंगे। और वो इसलिए आएंगे क्योंकि उन मजदूर कार्य के बदले उन्हें क्या दी जा रही है, मजदूरी दी जा रही है या सैलरी दी जा रही है। तो जब किसी व्यक्ति को दूसरे के कार्य में लगा हुआ देखते हैं या दूसरा व्यक्ति अपने कार्य में कुछ व्यक्तियों को लगाता है और साथ ही साथ उसके बदले में जो संबंधित व्यक्ति ने कार्य किया है, जो लगा है, उसके बदले में वो मजदूरी दे रहा होता है और सैलरी दे रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में उस संबंधित व्यक्ति को जो कार्य कर रहा होता है दूसरों का, उसको हायर्ड वर्कर बोलते हैं। और ये दो तरह का होता है। तो इसको समझते हैं कि जो हायर्ड वर्कर हैं वो कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसके दो प्रकार हैं। सबसे पहला है कैजुअल वर्कर।
और दूसरा है रेगुलर वर्कर। कैजुअल यानी डेली वेजेस पे जो काम करने वाले वर्कर होते हैं, दिहाड़ी मजदूर इन्हें कह सकते हैं, और वैसे वर्कर कैजुअल वर्कर कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मनरेगा में कार्य करने वाले जो भी मजदूर होते हैं वो एक तरह से कैजुअल वर्कर ही है, क्योंकि जब कार्य होगा तब बुला लिया जाएगा, और जब कार्य नहीं होगा तो इनको क्या कर दिया जाएगा, कह दिया जाएगा कि अभी कार्य नहीं है। या कह सकते हैं किसी व्यक्ति का मकान बन रहा है और ऐसी स्थिति में वो अन्य कार्य व्यक्तियों को कार्य पे लगाता है, तो जब उसका किसी वजह से कार्य रुक जाता है मकान बनने का, तो वो कह देता है कि भाई अभी मत आओ और आप इतने समय बाद आना, या उसकी मर्जी होगी तो वो कह सकता है कि अब अभी आप कभी मत आना। तो इस तरह से जो दिहाड़ी यानी दैनिक रूप से जिसे मजदूरी प्राप्त होती है और साथ साथ उसकी जो भी सोशल सिक्योरिटीज होती हैं, सोशल जो बेनिफिट्स होते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, वो भी उसे नहीं मिलता, और जो भी नियोक्ता होता है वो कभी भी उसको निकाल सकता है और उसको डेली बेसिस पे ही बुलाता है। तो ऐसे वर्कर को क्या कहा जाता है, दिहाड़ी मजदूर या कैजुअल वर्कर कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन को समझ लेते हैं हम। कैजुअल वर्कर आर द डेली वेजर, जो दैनिक मजदूरी प्राप्त करते हैं उनको कैजुअल वर्कर कहा जाता है। दे आर नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयर ऑन रेगुलर बेसिस, तो जो उनका एम्प्लॉयर नियोक्ता होता है उसको हायर नहीं करता वो नियमित रूप से, यानी उसकी जो श्रम है उसको वो लगातार कई दिनों के लिए हायर नहीं करता है, वो एक ही दिन के लिए करता है या कुछ घंटों के लिए करता है कि इतने घंटे कार्य करिए, आपको इतने घंटों का इतना रुपये हम देंगे, और बाद में उसकी मर्जी है, वो चाहे तो बुला सकता है जो भी नियोक्ता है, और नहीं चाहे तो नियोक्ता नहीं भी बुलाएगा। एंड आर नॉट एंटाइटेड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, इसी के साथ साथ वो अनियमित तो है ही, यानी उस जो भी कैजुअल वर्कर है उसको रेगुलर बेसिस पे नहीं बुलाया जाता है, साथ ही साथ उसको जो भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं, यानी उसकी सामाजिक सुरक्षा के लिए, जैसे कि पेंशन, ग्रेच्युटी, इस तरह से प्रोविडेंट फंड, तो ये जो भविष्य निधि कहते हैं जिसे, तो ये भी उसको नहीं मिलते हैं। कैजुअल वर्कर को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं उसको नहीं प्रदान किए जाते हैं, तो ऐसे वर्कर को क्या कहा जाता है, कैजुअल वर्कर या दिहाड़ी मजदूर कहते हैं। अब दूसरा जो टाइप है वो है रेगुलर वर्कर का, नियमित मजदूर या नियमित श्रमिक। रेगुलर वर्कर आर ऑन परमानेंट पे रोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर एंड आर एंटाइटेड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, यानी ऐसे वर्कर जो उनके एम्प्लॉयर द्वारा नियमित रूप से बुलाए जाते हैं, और साथ ही साथ जो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित लाभ होते हैं, जैसे पेंशन, स्वास्थ्य से अगर खराब हुआ तो उसके लिए इलाज कराने के लिए पैसा, और भविष्य निधि, और भी अन्य जो भी अगर उसे कुछ नुकसान होता है कार्य के दौरान तो भी उसका नुकसान की भरपाई भी की जाती है। तो इस तरह से जब उसको सामाजिक सुरक्षा से संबंधित लाभ हैं वो तो मिल ही रहे हैं, उसको समय समय पर छुट्टी भी दी जाती हैं और उसका पैसा भी नहीं कटता। तो सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ जब नियोक्ता नियमित रूप से किसी कर्मचारी को बुलाता है तो इस तरह के जो भी रोजगार में लगा व्यक्ति होता है वो रेगुलर वर्कर या नियमित मजदूर कहलाता है। उदाहरण स्वरूप हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए स्कूल, सरकारी स्कूल में लगा हुआ जो भी सरकारी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, और भी जो भी एम्प्लॉई हैं वहाँ, तो वो एक तरह से कैसे हैं, रेगुलर वर्कर हैं। और भी जरूरी नहीं कि सरकारी क्षेत्र में ही लगे हुए व्यक्तियों को हम रेगुलर वर्कर बोलेंगे, अन्य प्राइवेट क्षेत्र में लगे हुए व्यक्ति भी रेगुलर वर्कर हो सकते हैं जब उन्हें सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट हो और उन्हें एक निश्चित समय अवधि के लिए रेगुलर रूप से बुलाया जाए कार्य के लिए अपने नियोक्ता द्वारा। अब हम समझते हैं लेबर फोर्स, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स को। इसको हिंदी में बोला जाता है, लेबर सप्लाई को श्रम की पूर्ति, और लेबर फोर्स को बोला जाता है श्रम बल, और वर्क फोर्स को बुलाते हैं हम कार्य बल। तो इन अलग अलग जो भी कॉन्सेप्ट हैं इनको समझते हैं, टर्मिनोलॉजी है इनको समझते हैं कि ये क्या होती हैं। सबसे पहला है लेबर सप्लाई। तो लेबर सप्लाई को समझें, इट refers to the amount of labor that the worker are willing to offer corresponding to a particular wage rate। यानी ये क्या है, ये अमाउंट है किसका, ऑफ लेबर का, that
द वर्कर आर विलिंग टू ऑफर करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर वेज रेट, यानी संबंधित वेज रेट के हिसाब से जब वर्कर लेबर को अपना प्रस्तुत करते हैं तो उस लेबर की जो मात्रा है, श्रम की मात्रा है, उस श्रम की मात्रा को श्रम की पूर्ति कहा जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है और उसमें कैपेसिटी है 10 घंटे कार्य करने की, लेकिन वो एक स्पेसिफिक वेज रेट पर, मजदूरी दर पर केवल 6 घंटे कार्य करना ही चाहता है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वो श्रम की पूर्ति कितने के बराबर कर रहा है उस वेज रेट पे, वो कर रहा है 6 घंटे के बराबर। तो जो श्रम की पूर्ति होती है, लेबर सप्लाई होती है, वो संबंध रखती है वेज रेट से। वेज रेट से यानी वेज रेट के अकॉर्डिंग वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। ज़्यादा वेज रेट में हो सकता है ज़्यादा लेबर सप्लाई हो जाए, वो जैसे व्यक्ति वही अभी 6 घंटे कार्य कर रहा है और उसको और ज़्यादा पैसा दिया जाए क्योंकि उसकी कैपेसिटी 10 घंटे की कार्य करने की, तो हो सकता है वो ज़्यादा पैसे पे 8 घंटे कार्य करने लगे। तो जब जो भी मजदूरी दर है उसके हिसाब से श्रम की पूर्ति की जाती है, तो जितनी श्रम की पूर्ति होती है संबंधित मजदूरी दर पर, उस संबंधित श्रम की पूर्ति को लेबर सप्लाई या श्रम पूर्ति कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी लेबर सप्लाई है वो किससे संबंध रखती है, बिल्कुल सही, वेज रेट से संबंध रखती है। और जनरली जो भी एक मैन डे यानी मानव दिवस इस 8 घंटे के बराबर माना जाता है और हम लोग 8 घंटे के हिसाब से ही मानव दिवसों की गणना करते हैं कि एक अगर किसी ने 8 घंटे कार्य किया तो हम कह देंगे कि उसने एक मैन डे के बराबर कार्य किया। तो जो लेबर सप्लाई है वो किससे संबंधित रखेगी, वो रखेगी वेज रेट से स्पेसिफिक, और उसके आधार पर हम बात करेंगे कि कितना व्यक्ति ने कार्य किया। तो अगर 8 घंटे के कार्य कर रहा है तो हम कहेंगे कि लेबर की सप्लाई उसके हिसाब से इतनी है। अब हम लेबर फोर्स, इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। आपको यहाँ याद रखना है जनरली जो 15 साल से कम के बच्चे हैं और 60 साल से अधिक के व्यक्ति हैं, अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, तो उनको लेबर जो भी लेबर नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि इन्हें श्रम पूर्ति का हिस्सा भी नहीं मानते, ना ही इन्हें लेबर मानते हैं, इनसे कार्य नहीं कराया जाता है, ये लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है। तो जो भी हमारे देश में 15 साल से कम एज के बच्चे कार्य करते हैं वो एक तरह से चाइल्ड लेबर है, यानी जो भी बच्चों द्वारा मजदूरी कराई जा रही है वो सही नहीं है। इसलिए हम लोग हमेशा किसको वर्कफोर्स में शामिल करते हैं, 15 साल से अधिक और 60 साल से कम वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उनको लेबर फोर्स में इंक्लूड करते हैं। तो इसको समझते हैं कि जो लेबर फोर्स है ये क्या बताता है, ये उन व्यक्तियों को बताता है जो एक्चुअली वर्किंग यानी या तो कार्य कर रहे होते हैं, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगे हुए हैं जिसके माध्यम से गुड्स एंड सर्विस बनाई जा रही हैं और जीडीपी में इंक्रीज हो रहा है, और या फिर बिलिंग टू वर्क यानी कोई व्यक्ति कार्य करने का लायक है, उसके साथ साथ वो इच्छुक भी है लेकिन उसको कार्य नहीं मिल पा रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि वो बिलिंग टू वर्क यानी कार्य करने की इच्छा रखता है। तो उसको भी इसको एक कह सकते हैं सामान्य शब्दों में, ये कहलाएगा बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड पर्सन कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयड पर्सन, रोजगार। तो जब व्यक्ति चाहे वो रोजगार हो या बेरोजगार है, अगर कार्य करने की क्षमता रखता है और वो इच्छुक भी है तो उनको मिला के बनता है लेबर फोर्स। ये क्या है, अनएम्प्लॉयड है, और ये कौन सा है, एम्प्लॉयड पर्सन है। तो जो श्रम बल है उसमें सबको शामिल करते हैं, उन व्यक्तियों को जो कार्य करने की क्षमता रखते हैं और इच्छा रखते हैं, चाहे उन्हें कार्य मिल जाए, अगर मिल गया तो वो वर्किंग है, अगर नहीं मिला तो बिलिंग टू वर्क है। तो ऐसी स्थिति में मिलने वाले को कहेंगे कि वो रोजगार में व्यक्ति है, और जिस व्यक्ति को कार्य नहीं मिला वो उन सभी व्यक्तियों को कहेंगे कि वो बेरोजगार हैं। तो इसका हम फॉर्मूले के माध्यम से समझ सकते हैं इसको, लेबर फोर्स इक्वल टू पर्सन्स वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग एंड और अवेलेबल फॉर वर्क। यानी ये किसके मिलके बनता है, पर्सन वर्किंग यानी जो रोजगार में लगे हुए हैं, ये क्या है, एम्प्लॉयड पर्सन है, और
पर्सन सीकिंग यानी वो ढूंढ रहे हैं या फिर काम के लिए वो उपलब्ध हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, यानी इसको कहेंगे अनएम्प्लॉयड पर्सन, बेरोजगार व्यक्ति। तो रोजगार प्लस बेरोजगार व्यक्ति को मिला दिया जाए तो उसके बराबर जो भी अमाउंट बनेगा लेबर का वो क्या कहलाएगा, लेबर फोर्स कहलाएगा। अब बात करते हैं वर्क फोर्स की। तो यहाँ पर हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि लेबर फोर्स में हमने जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको भी शामिल किया और जो काम की इच्छा रख रहा है लेकिन काम अभी नहीं कर रहा है, वो योग्य है काम के, तो उसको भी शामिल किया, यानी बेरोजगार प्लस रोजगार दोनों को शामिल किया। लेकिन जो वर्क फोर्स है उसमें हम केवल और केवल जो व्यक्ति काम में लगा हुआ है यानी रोजगार में लगा हुआ है, एम्प्लॉयड है, उसी को शामिल करते हैं, इसमें बेरोजगार व्यक्ति को शामिल नहीं करते। यानी वो काम की इच्छा तो रखता है, योग्यता भी है, लेकिन उसको अगर काम नहीं मिला तो वो वर्क फोर्स का हिस्सा नहीं है। वो केवल किसका हिस्सा होता है, लेबर फोर्स का तो होता है, वर्क फोर्स का नहीं होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग, यानी ये उन व्यक्तियों की संख्या को बताता है जो वास्तव में क्या कर रहे होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं। एंड डज नॉट अकाउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क, और उनको शामिल नहीं करते जो क्या कर रहे होते हैं, काम की इच्छा रख रहे होते हैं, योग्य हैं, उनको शामिल नहीं करते। तो इस प्रकार इसका फॉर्मूले के माध्यम से हम समझ सकते हैं वर्क फोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क, यानी जब लेबर फोर्स में से वैसे व्यक्तियों की संख्या को घटा दिया जाता है जो काम तो नहीं कर रहे हैं लेकिन काम की इच्छा रखती हैं, वो योग्य भी हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम लेबर फोर्स में से बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को घटा देते हैं तो वही बचता है हमारा कार्यबल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क फोर्स बोलते हैं। इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं, जहाँ पर ए कार्य कर रहा है और बी अभी बेरोजगार है। दोनों ही जो एज है कार्य करने की उसमें आते हैं, यानी 15 से 60 वर्ष के बीच के व्यक्ति हैं। उसकी उम्र इस संबंधित उम्र के जो ग्रुप बना है यानी 15 से 60 वर्ष के बीच में आती है। तो ऐसी स्थिति में ये कार्य कर रहा है और बी कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन ये बी कार्य करने का इच्छुक भी है। तो इन दोनों को मिला दें तो ये बन जाएगा आपका लेबर फोर्स। और अगर बी को ए से, यानी जो बी है इस लेबर फोर्स से बी को माइनस कर दें तो यही बन जाएगा वर्क फोर्स। और इसमें जब माइनस कर देंगे तो केवल क्या बचेगा, ए बचेगा। तो यहाँ ए किसके बराबर है, वर्क फोर्स के, जबकि ए प्लस बी लेबर फोर्स के बराबर है। यानी हम लेबर फोर्स में किसको शामिल नहीं कर, लेबर फोर्स में दोनों को शामिल करते हैं, ए प्लस बी यहाँ जो दिया हुआ है, लेकिन जो वर्क फोर्स है उसमें केवल यहाँ किसको शामिल करेंगे, ए को शामिल करेंगे, बी को शामिल नहीं करेंगे। अब हम गणना कर सकते हैं किसकी, कि जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनकी संख्या की, यानी कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। तो इसका फॉर्मूला है आपका अनएम्प्लॉयमेंट पीपल, जो भी अनएम्प्लॉयड पीपल हैं, यहाँ क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं, ई यहाँ डी है, अनएम्प्लॉयड पीपल इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। तो लेबर फोर्स से जब वर्क फोर्स को घटा देंगे तो जो भी बचेगा वो उन व्यक्तियों की संख्या बचेगी जो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये क्या है, अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, ईडी है, ठीक है। तो हम बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को कैसे पता कर सकते हैं, जो भी लेबर फोर्स है यानी श्रम शक्ति है उसमें से कार्य बल है उसको माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनकी संख्या। अब हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी जो दर होती है उसके बारे में। तो ये जो है ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये की जाती है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, और इसमें अपॉन में साइज ऑफ लेबर फोर्स और इनटू ये आपका 100। तो ये इसका फॉर्मूला है कि जो बेरोजगारी की दर है वो किस प्रकार से पता करेंगे, जो व्यक्ति बेरोजगार हैं उनकी संख्या में भाग दे देंगे जितने भी लेबर फोर्स हैं उससे, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे ये अपॉन में है, और यहाँ पर मान लीजिए 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें कार्य नहीं मिला यानी वो बेरोजगार हैं। तो इसमें और टोटल जो भी लेबर फोर्स है उसकी संख्या कितनी है, 100 व्यक्ति हैं जो काम
कर सकते हैं, या कुछ जिसमें कुछ व्यक्ति कार्य कर रहे होते हैं और कुछ व्यक्ति कार्य नहीं कर रहे होते हैं, उसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो हमें जो भी बेरोजगारी दर प्राप्त होगी वो ये इससे कट जाएगा 5%, यानी बेरोजगारी दर कितनी प्राप्त हो गई, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 5% के बराबर प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब हमें समझना है पार्टिसिपेशन रेट या वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यानी जो भी वर्कर हैं वो टोटल जनसंख्या का कितना है, या टोटल जनसंख्या में से काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेशन रेट या वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो इसको समझते हैं, पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। और पार्टिसिपेशन रेट रिफर्स टू द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली वर्किंग, यानी जो पार्टिसिपेशन रेट है वो किसको बताती है, उस जनसंख्या को बताती है जो वास्तव में कार्य कर रही होती है। और ये इसको इस प्रकार से और समझ सकते हैं, इट इज ए इंडिकेटर विच इज यूज टू एनालाइज द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। इसके माध्यम से हम जो भी रोजगार की स्थिति है किसी देश में उसको भी समझ सकते हैं कि अगर ज़्यादा व्यक्ति हैं, ये रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब है ज़्यादा व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, तो वो किसी देश के लिए अच्छी बात है। अगर ये रेट कम है और जो भी आपका पार्टिसिपेशन रेट है वो कम है, तो इसका मतलब है कि कुछ लोग कार्य नहीं कर रहे हैं, यानी अधिकांश लोग कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों पर ही अन्य व्यक्तियों का बोझ पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं व्यक्तियों को कार्य कर जो गुड्स एंड सर्विस है इकोनॉमी की वो प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। तो ये रेट जितनी ज़्यादा होगी वो इकोनॉमी के लिए उतना ही अच्छा है, और ये रेट जितनी कम होगी उतनी ही इकोनॉमी के लिए बुरी है। इसको हम फॉर्मूले के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं, वो देख लेते हैं। पार्टिसिपेशन रेट इक्वल टू टोटल वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। तो इस प्रकार से पता करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 40 व्यक्ति हैं जो क्या है, टोटल वर्कफोर्स यानी कार्य कर रहे होते हैं, और जनसंख्या किसी देश की मान लीजिए ये काल्पनिक उदाहरण है 100 के बराबर है, और इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से, तो हमें ये पता चल जाएगा पार्टिसिपेशन रेट। तो ये कितने के बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 40 के बराबर आ गई, यानी 40% होगा। क्यों, क्योंकि 40 व्यक्ति 100 में से क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। धन्यवाद।